गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला किस प्रकार से डिराइव होता है करना सीखा। आज हम एक और फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे, वो है आपका ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जो किसी भी रिएक्शन की जो दर होती है, जो रेट होती है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और वैसे ही ऑब्वियसली अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फ्री होती हैं। उन पर किसी भी प्रकार के कंसंट्रेशन में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी जो रेट होती है वो उसकी आपके कांस्टेंट के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए सपोज कर लीजिए, और इसकी पावर ज़ीरो, क्योंकि जो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती हैं। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो, तो आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड ए टू द पावर ज़ीरो। अगर ए टू द पावर ज़ीरो है तो आपका यहाँ पर जो आर होगा, आर इज़ इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो लेट हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन इज, सपोज कीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग मान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपकी है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है और ए से आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो फिर हम देखते हैं कि प्रारंभ में एट इनिशियल टाइम व्हेन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो देन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो हम लोग देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपकी ए है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ज़ीरो है। सपोज कीजिए कि टी सेकंड पश्चात आपकी एक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आपकी एक्स कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है। अगर एक्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होती है तो डेफिनेट सी बात है कि वो कंसंट्रेशन आपकी डिटैच हुई होगी, रिमूव हुई होगी। कहाँ से? आपके रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टी सेकेंड एंड वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स। According to the law of mass action, R is equals to K A to the power ज़ीरो। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, बताया आप लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए मैंने बताया था कि R विल इक्वल्स टू K। तो यहाँ पर हमने लिखा R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर ज़ीरो। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है बच्चों को सब समझ में आया होगा।
आगे हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। इसमें बल गति का सिद्धांत लगाने पर हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैथ्स के स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन है को हम dx/dt की टर्म में भी लिख सकते हैं। dx यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन है और dt जो है आपका टाइम है, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इस प्रकार से r इज इक्वल्स टू dx/dt। तो इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन सेकंड मानने के बाद हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन फर्स्ट जिसमें हमने देखा था कि r इज इक्वल्स टू क्या तक की, r इज इक्वल्स टू k, और ये थे इक्वेशन फर्स्ट, और आपका इक्वेशन सेकंड हो गया r इज इक्वल्स टू dx/dt। को मिलाकर हम लोग जॉइंट करके लिखें तो हम लोगों को ये इक्वेशन प्राप्त होती है dx/dt इज इक्वल्स टू k, क्योंकि dx/dt है वो हमने r के स्थान पर लिखा है। तो dx/dt इज इक्वल्स टू k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, कंसंट्रेशन को साथ रखते हैं, तो dx इज इक्वल्स टू k dt। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इज इक्वल्स टू k dt। इस प्रकार से अब हम इंटीग्रेशन जब करते हैं इनका, तो ये आपका इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन dx इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, फंक्शन dt। इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x, और यहाँ पर हमारा k dt का t आपका, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होता है x इज इक्वल्स टू के टी प्लस c। ये हम लोगों का हो जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल्स टू के टी प्लस c इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनिशियली जब हम जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 था, तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0। तो एट इनिशियल टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू द एबव वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड जो है उसमें हम लोग अगर x की जो और ये t की जो वैल्यू है उसमें हम पुट करें तो हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी? 0, और आपका k की वैल्यू कांस्टेंट, t की वैल्यू 0 प्लस c। तो इस प्रकार से ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0, और यहाँ पर आपका c। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर हो जाता है c इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, x की वैल्यू आपकी 0, k की कांस्टेंट, t की 0 इनिशियल समय पर जब t इज इक्वल्स टू 0 था, c इज इक्वल्स c। और तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्राप्त होती है c की वैल्यू 0। अब हम लोग इस c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने का काम करेंगे। हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड जो हमारी x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता है के टी, x की वैल्यू आ जाती है हमारी के टी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं x इज इक्वल्स टू के टी, तो आपका k इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन टी। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट
ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू। और याद हो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2.303 अपॉन टी log 10 a माइनस एक्स। ये हम लोगों ने के की वैल्यू निकाली थी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने ज्ञात की थी ये, और लेकिन हम लोगों को ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वहीं ये के की वैल्यू हो जाती है आपकी के इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टी। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं बच्चों को, तो x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी में जब हम लोग c की वैल्यू लगाएंगे तो c की वैल्यू हम लोग पीछे से ज्ञात कर चुके हैं कि इनिशियल टाइम पर जो c की वैल्यू आपकी आई है वो आई है 0। अब हम यहाँ पर c की वैल्यू लगाएंगे 0, तो x इज इक्वल्स टू आता है आपका के टी, तो k इज इक्वल्स टू आपका x अपॉन टी। यही हम लोगों के फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का वो समय होता है जब किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। उस समय हम जो समय होता है टी को टी हाफ से डिनोट करते हैं। टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ, और वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी होती है a/2, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो x की वैल्यू क्या होती है? a/2। तो किस प्रकार से हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ज्ञात कर सकते हैं हाफ लाइफ? तो हम लोग बच्चे देखेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने डिराइव किया है फॉर्मूला k इज़ इक्वल्स टू एक्स ओवर टी, k इज़ इक्वल्स टू एक्स ओवर टी। और हाफ लाइफ के लिए जो x है, x की वैल्यू आपकी होती है a/2। x की वैल्यू कितनी होते हैं? a/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k इज़ इक्वल्स टू a/2 मल्टीप्लाइड विथ टी, और t है हमारा t हाफ। बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो k इज इक्वल्स टू एक्स ओवर टी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है, वहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन है x की वैल्यू है वो हाफ है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन a/2। तो k इज इक्वल्स टू a/2 मल्टीप्लाइड विथ टी हाफ। ये हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, तो k इज इक्वल्स टू a/2 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये यहाँ आ गया, ये ऊपर चला गया, तो a/2k। तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू हम टी हाफ इज इक्वल्स टू a/2k से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि उस किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये ऐसी जो रिएक्शन होते हैं उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दूसरे फैक्टर जैसे कैटलिस्ट, किसी भी प्रकार का रेडिएशन, लाइट इत्यादि जो फैक्टर होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है, न कि कंसंट्रेशन से। तो इस प्रकार उम्मीद है बच्चों को आज ये जो आज की जो क्लास थी उसमें जो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूला ड्राइव और उनके कह सकते हैं हम लोगों ने हाफ लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।